Dear students, after developing the formula for all the cases of first order differential equations, now we are ready to numerically solve them. So let us see. So these are the first order differential equations that we are going to solve, and we are going to summarize them as well in addition to presenting a summary in addition to solving them numerically. हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होमोजीनियस केस से, जिसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप देख रहे हैं, और इसे हम होमोजीनियस कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन रीज़न. वो आप देखेंगे बिकॉज ये है गिवन इक्वेशन जो हम कह रहे हैं कि होमोजीनियस केस है, और उसकी रीज़न सिंपल सी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हमने उसे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू 0 है. सो दैट मेड अस थिंक येस वी आर डीलिंग विद अ होमोजीनियस केस, जो इसकी पहचान है. और उसके बाद हमें याद है कि जो फार्मूला फॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस केस था वो ये था, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं. अब इसके अंदर हमने वैल्यू लगानी है ए की, जो कि हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, एंड डेफिनेटली आगे इसका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है जो कि हम इससे आगे देख सकते हैं. बट हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ इट, एंड इट शोज दैट दिस इज़ हाउ द सोल्यूशन विल लुक लाइक. और आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से स्टार्ट होकर एक एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर रही है. एंड येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज जो हमारे पास सोल्यूशन आया है उसके अंदर भी एक एक्सपोनेंशियल ट्रेंड वाजे है. सो द सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. और ये है वो माइनस और माइनस को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 2 आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास वाई सी, और ये आ गया हमारे पास वाई पी. अब ये वाई पी को हमने खुद अपनी तरफ से यहाँ पर हाईलाइट किया, क्योंकि इसमें अगर मैं ज़ीरो लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पर इसकी अहमियत यह है कि हमें ये पता चलेगा कि जो दूसरा कंपोनेंट है सोल्यूशन का वाई सी के अलावा, दैट इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज़ वाई पी, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 0 है. अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन, ये भी एक स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है. पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. द ग्राफ वेरीफाइज दैट देयर इज़ एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टर्म. ओके, यस वी एग्री विद इट. ये तो हो गया कि उसके ग्रोथ पैटर्न. लेकिन यहाँ पर वाई पी का 0 होने का मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 0 है. द इक्विलिब्रियम वैल्यू इज इक्वल टू 0. While A remains the arbitrary element which can be determined by introducing the initial condition. ये आपको याद है कि हम जनरल से डेफिनेट सोल्यूशन तक आ सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डेफिनेटाइज करके, जिसके लिए हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं इनिशियल कंडीशन, जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की. सोल्यूशन में जहाँ जहाँ टी था हमने वहाँ वहाँ 0 की सब्सटीट्यूशन कर दी, और ये हमारे पास आ गया आंसर ऑफ ए. ए इज इक्वल टू वाई नॉट. सो वाई नॉट मैं पुट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ ए इन द जनरल सोल्यूशन, ताकि वो बन जाए डेफिनेट सोल्यूशन. सो दिस इज द डेफिनेट सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द होमोजेनियस टाइप हेयर. नाउ अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं. नॉन होमोजीनियस केस है, हमें ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया, और उसकी रीज़न भी सिंपल है, बिकॉज अगर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें जो गिवन इक्वेशन है, तो हमें पता चलेगा ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 12 है. सो बोथ ऑफ देम आर नॉन ज़ीरो, उनमें से ज़ीरो कोई भी नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द सेकेंड केस इन ओवरऑल सेंस एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द होमोजीनियस केस, जिसकी पहचान ये है. जिस तरह अभी हम होमोजीनियस केस को हल करके आए हैं, उसी लाइंस पर हम इसको भी हल कर सकते हैं. नॉन होमोजीनियस केस विद ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू भी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली कंपेयर करके, और बी की भी. उसके बाद हमने इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन है उसको लिखा और उसमें वैल्यूज़ लगाई, ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू भी अवेलेबल है इस दफ़ा, और इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करके जो जवाब आएगा वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हमारे पास अगेन अ ग्राफ इज़ देयर. और आप देख रहे हैं इसमें दो लाइंस हैं, एक तो ये लाइन है जो कि एक एक्सपोनेंशियल वे में मूव कर रही है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि रेड कलर से यहाँ पे प्लॉट की गई है. ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली कोई फिक्स्ड वैल्यू है, कोई कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, दैट इज़ वाई पी. ये आप देख रहे होंगे 12/4, जिसका आंसर 3 आएगा. ये वो वैल्यू है जो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, जो कि यहाँ पर 3 होगी. सो दैट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट्स व्हाई इट्स अ पैरेलल लाइन टू वन ऑफ द एक्सिस, दैट इज x axis. And the other thing is the exponential growth pattern, and that is
हाईलाइटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके होगा। इस केस में ग्रोथ के बजाय डिके है बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। You can see there is a kind of decline in this and that is changing over time. So आपने देखा YC और YP जिस तरह भी हमने समझने की कोशिश की, they are highlighted here, और ये रेड लाइन में और जो दूसरा कलर था ग्रीन कलर, उसमें जो सारा कुछ डिपिक्ट किया गया है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इधर उसे इंटरप्रिटेशन में लिखा गया। सो अगेन यहाँ पर हम डेफिनेट सोल्यूशन कंसिडर करेंगे उसका बाय इंट्रोड्यूसिंग दी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन की यहाँ पर सब्सटीट्यूशन की है, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज रख रहा हूँ, या आप फिगर आउट करके ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो ये है, यू कैन अगेन परफॉर्म दीज स्टेप्स एंड कंसल्ट दीज सोल्यूशन स्टेप्स एज वेल। और ये ए जो है हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया ताकि जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो डेफिनेट सोल्यूशन बन जाए। ये है नॉन होमोजीनियस केस 1 का डेफिनेट सोल्यूशन। और जो नॉन होमोजीनियस केस था उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये थी, और ये उसका सोल्यूशन है जो अभी हमने फाइंड आउट किया। अब फाइनल केस जो नॉन होमोजीनियस केस 2 है, या ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड केस बनता है। नॉन होमोजीनियस केस विद दिस a इज इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये था थर्ड केस। आप प्रीवियस लेक्चर से इसकी पहचान समझते हैं। अब ये है गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसे हमने इस तरह री राइट करके लिखा क्योंकि इसमें y नहीं था और y के साथ हमने 0 लगा दिया सो दैट ये वैल्यू लेस रहे। लेकिन उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसे कंपेयर कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और a की जगह हम देख रहे हैं 0 है, b की जगह अलबत्ता देयर इज़ 23। सो ये वैल्यूज़ हम इसके फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जो हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। एंड इट्स क्वाइट एविडेंट बिकॉज इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रेट के साथ ये वैल्यू अकर हो रही है। फॉर दैट वी कैन कंसल्ट द सॉल्यूशन। ये आप देख रहे हैं 23t, तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा there will be a positive relationship and a positive slope will be there just like shown in the diagram. So इसके solution का जो simple process है वो substitution ही है जो हम पहले भी करते आए हैं, कि हमें formula याद होना चाहिए नॉन होमोजेनियस केस 2 का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने b की वैल्यू लगाई और उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और हमने ये भी याद रखा कि ये yc है और ये yp। क्योंकि हम डेफिनेट सोल्यूशन को प्रेफर करेंगे इसलिए t इज़ इक्वल टू 0 वेर एवर देर इज़ इट्स प्लेस, जहाँ पर फिट बैठेगा। ये है t की वैल्यूज़, राइट, और y नॉट, और इसे फर्दर सॉल्व किया विच इज़ वेरी सिंपल, इसलिए आई एक्सपेक्ट कि आप इसे खुद करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और आपको पता है कि a की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जनरल से डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड आउट होगा, एंड दैट इज़ इट, द डेफिनेट सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस केस 2। और जो नॉन होमोजीनियस केस 2 की गिवन इक्वेशन थी वो ये थी, ये भी हमने अपनी याद दहानी के लिए लिख ली। अब जो चीज़ आप देख रहे हैं इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग बिकॉज देयर आर 3 केसेस और उसके इंडिविजुअल फार्मूलाज हैं, एंड इट इज़ वेरी यूजुअल दैट द स्टूडेंट्स मिक्स द थिंग्स। सो इसलिए मैंने ये एक टेबुलेट किया इन सारे केसेस को। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म। इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग है होमोजीनियस केस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस केस, वेर एज नॉन होमोजीनियस केस के फर्दर 2 केसेस होते हैं। अब इन्हें मैंने मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स के साथ टेबुलेट किया है। पहली चीज़ ये है कि उसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कैसी होगी, और दूसरी बात यह कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है जिससे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बनते हैं, उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कैलकुलेट होगा, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या कैलकुलेट होगा, उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, उसका डेफिनेट सोल्यूशन क्या होगा। सो आप देखें कि होमोजेनियस केस जो है उसमें ए की वैल्यू जो है वो हमने कहा कांस्टेंट है, इसीलिए उसके ऊपर आप बार देख रहे हैं, और बी भी बार है। ये चीज़ हमें इसलिए पता है बिकॉज हमने शुरू में ये ज्यूम किया है कि जो ए और बी हैं वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। और वाई सी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शो करता है, वाई पी इसकी नोटेशन है। जनरल सोल्यूशन और डेफिनेट सोल्यूशन की तकरीबन एक जैसी सिंबल्स हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर हमने t इक्वल टू 0 ज्यूम नहीं किया जब जनरल सोल्यूशन होता है,
लेकिन जो डेफिनेट सोल्यूशन होता है उसके बैकग्राउंड में हमने t इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया होता है. सो ये हमने अपनी आसानी के लिए एक सिंबल डेवलप किया. अब होमोजीनियस केस में a 0 नहीं होता और b 0 होता है, राइट. और उसके बाद जब हम उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो वो ये होता है, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, एक्चुअली वो 0 के बराबर होता है, लेकिन वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद NA. सो जनरल सोल्यूशन इज़ देयर, और जनरल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ये होगा, बिकॉज कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये आएगा, जिसमें हमने YP को कैलकुलेट नहीं किया इसलिए NA लिखा है, और YC को कैलकुलेट किया था. फिर जब हम इसमें डेफिनेटाइज करेंगे A को तो हमारे पास ये बनेगा. अब आ जाए नॉन होमोजीनियस केसेस की तरफ. दोनों में आप चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि दोनों में B नॉन ज़ीरो है, यही पहचान है नॉन होमोजीनियस केस की. लेकिन A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड A इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये फ़र्क है दोनों का. जो पहला केस है उसके अंदर जिसे हमने 1 का नाम दिया था अपनी सहूलत के लिए, इसे 2 का नाम दिया था. पहले केस में YC की वैल्यू ये थी, YP की वैल्यू ये थी, इन दोनों का सम दैट इज़ जनरल सोल्यूशन ये था, और डेफिनेट सोल्यूशन ये था. ये सब हम कर चुके हैं प्रूफ, यहाँ पर हम इसकी सिर्फ समरी बना रहे हैं. और सेकंड केस में जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था उसकी वैल्यू ये थी, पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू ये थी, और इन दोनों का सम जो YT होता है जनरल सोल्यूशन वो ये थी, और YT दैट इज़ द डेफिनेट सोल्यूशन वो ये थी जब हमने t इज इक्वल टू 0 पुट किया था. सो इस टेबल में इट्स अ मास्टर टेबल एंड दैट compresses and summarizes all the cases that we have in the first order differential equations, and we are in a position that we can consult this and choose the case, क्योंकि इसमें जो केस है उसे चूज़ करना और उसकी पहचान करना सबसे अहम स्टेप है. So in this way we have summarized all of the cases in one table, and we have also numerically solved them. Thank you.